जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने की संभावना शीघ्र अतिशीघ्र है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में मैं 38 हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करांगी। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का मंगलसूत्र जीवन के अंतिम समय में लिखा गया उपन्यास था और उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अपूर्ण उपन्यास पूछा है तो वो मंगलसूत्र है, जो उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 2, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, माधव सप्रे, सदा सुख लाल। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। उदयभान चरित, जो कि हिंदी की पहली कहानियों में गिनी जाती है, इंसा अल्लाह खां के द्वारा रचित है। हालांकि आधुनिक शोधों के अनुसार माधव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी का गौरव प्राप्त हुआ है, लेकिन उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, सर्वनाम का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। किंतु गुणवाचक सर्वनाम का नहीं बल्कि विशेषण का भेद होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा गुणवाचक, क्योंकि यह सर्वनाम का नहीं विशेषण का भेद है। क्वेश्चन नंबर 4, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया? बाला बोधिनी। भारतेंदु जी ने बाला बोधिनी, नारी शिक्षा और नारी उत्थान को ध्यान में रखते हुए इसका संपादन किया। भारतेंदु, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पहले हरिश्चंद्र मैगजीन के स्थान पर हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से संपादित होती थी भारतेंदु जी के द्वारा। अर्थात बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भारतेंदु जी ने किया, लेकिन भारतेंदु पत्रिका का संपादन हरिश्चंद्र भारतेंदु के द्वारा नहीं किया गया। राम किताब पढ़ता है वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? राम किताब पढ़ता है वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है?
कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य या कृतवाच्य। तो क्रिया के रूप से निर्धारित करते हैं कि वाक्य में कौन सा वाच्य है। जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है, लेकिन पढ़ता अर्थात राम की बात हो रही है तो हमारा यहाँ पर कृतवाच्य होगा, ना कि कर्मवाच्य, ना कि भाववाच्य और क्रियावाच्य भी नहीं, क्योंकि वाच्य के तीन ही भेद होते हैं, कर्म, भाव, कृत। क्रिया उसका भेद नहीं होता। यदि प्रश्न होता कि किताब पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य होता, और यदि प्रश्न होता कि राम से किताब नहीं पढ़ी जाती तो भाववाच्य होता, लेकिन प्रश्न है कि राम किताब पढ़ता है तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है। यूं तो कबीरदास का संपूर्ण साहित्य शांत रस का परिचायक है, क्योंकि कबीरदास ने ईश्वर की भक्ति ज्ञान मार्ग से की और संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन कबीर की उलटवासियां अद्भुत रस की परिचायक हैं, क्योंकि उलटवासियों में उक्त वैचित्रता होती है, अर्थात बात को उल्टे तरीके से कहा जाता है। जैसे कि एक बेहद प्रसिद्ध उलटवासी जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कंबली, भीगेगो पानी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कंबल बरसे और पानी भीगे। लेकिन क्योंकि वो उलटवासी है, वो अपना ही अर्थ लिए है, इसीलिए उलटवासियों का ही मुख्य रस अद्भुत रस होता है। जाके प्रियना राम विदेही पंक्ति के रचनाकार कौन है। जब मीराबाई पर विधवा होने के पश्चात उनके देवर और ससुराली जन द्वारा ईश्वर की भक्ति के करने के कारण अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं उन्हें दी जा रही थीं, तब मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिख करके पूछा कि मेरे परिवार के लोग मेरा शोषण करते हैं, मुझे ईश्वर की भक्ति करने से रोकते हैं, तो हे भक्ति कुल के शिरोमणि, आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय बाबा तुलसीदास ने कहा कि जाके प्रिय न राम विदेही तजिए उन सम कोट बैरी कोट, यानी उन्हें करोड़ों शत्रु समझ करके उन्हें तुरंत तज दीजिए, उन्हें तुरंत छोड़ दीजिए। किसको? कि जिसके हृदय में राम और विदेही यानी माता सीता नहीं है। तो ये पंक्ति बाबा तुलसीदास के द्वारा मीराबाई को लिखी गई थी, और इसी पंक्ति से प्रेरणा पा मीराबाई भगवान के भक्ति के लिए वृंदावन की ओर उन्मुख हो गईं। तरल का विलोम शब्द है सरल, तीक्ष्ण, जटिल या फिर ठोस। तरल लिक्विड होता है जिसका विलोम होगा ठोस, जबकि जटिल और सरल आपस में विलोम है। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। विशेषण की अगर बात की जाए तो विशेषण वे शब्द होते हैं जहां पर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। तो राम बहुत बहादुर है, अर्थात बात हो रही है विशेष की, और विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो बहादुर हमारा यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि विशेषण जो विशेषता बताए, तो बहादुर विशेषता है किसकी? राम की। और बहुत
प्रविशेषण है, क्योंकि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है सहायक क्रिया के रूप में काम कर रही है, क्योंकि सहायक क्रिया वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं। तो बहादुर जो विशेषता बताई जा रही है वो राम की बताई जा रही है, तो विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह गया वाक्य में कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। वह गया अर्थात सामान्य बात है, तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए, क्योंकि जिसे हम अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं उसे हिंदी में सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जिसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं उसे हिंदी में पूर्ण तात्कालिक या अपूर्ण तात्कालिक या सतत भूतकाल कहा जाता है। और जिसे हम अंग्रेजी में पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट के नाम से जानते हैं वह पूर्ण भूतकाल होता है। जबकि आसन्न भूतकाल में निकट भविष्य में जो क्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया सामान्य भूतकाल, वह अभी गया आसन्न भूतकाल, वह जा चुका था पूर्ण भूतकाल, वह जा रहा था अपूर्ण भूतकाल। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जब किसी वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के आधार पर प्रयुक्त होती है तब कौन सा वाच्य होता है? जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो कर्त वाच्य होता है, कर्म के अनुसार हो तो कर्म वाच्य होता है, और भाव के अनुसार हो तो भाव वाच्य होता है, और क्रिया वाच्य तो होता ही नहीं है, क्योंकि वाच्य के सिर्फ 3 भेद होते हैं। कर्ता वाच्य की जगह शब्द प्रयुक्त होता है कृत वाच्य। यह वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि कृत वाच्य जो स्क्रीन पे लिखा है वह शुद्ध है। तो हमारा उत्तर होगा कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया आए तो वह कृत वाच्य होता है, अर्थात विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, आरसीवाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो भाई आशीर्वाद होता है, अर्थात जहां र लगाया जाता है इसका सामान्य नियम होता है कि जब र किसी वर्ण पर लगाया जाता है तब उसका उच्चारण उस वर्ण से पूर्व अर्थात पहले किया जाता है। तो आशीर्वाद यानी कि यह शब्द हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि इसका उच्चारण होगा आरसीवाद। सामान्य नियम यही है कि जिस वर्ण पर लगेगा उससे पहले उच्चारित किया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अर्थात जहां भी अर आधे र का उच्चारण हो रहा है, यदि उसके बाद में कोई अपूर्ण वर्ण है, आधा अक्षर है, तब र अपने निकटतम पूरे वर्ण पर लगाया जाएगा। जैसे कि हम एक शब्द कहते हैं ईर्ष्या, तो रा का उच्चारण हम ई के बाद कर रहे हैं, अर्थात हमें सा पर रा लगा देना चाहिए सामान्य नियम के अनुसार। लेकिन क्योंकि सा अपूर्ण है इसीलिए रा के उच्चारण के बाद में निकटतम वर्ण या है, इसीलिए हम ईर्षा में रा या पर लगाते हैं। इसी प्रकार एक और अन्य शब्द की बात करें तो हम कहते हैं कर्फ्यू। इसमें भी हम जो या लगाते हैं वो रा लगाते हैं, या पर लगाते हैं, क्योंकि फा अपूर्ण वर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने साहित्य के इतिहास का
काल विभाजन करने का प्रयास किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बिल्कुल नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उत्कृष्ट काल विभाजन किया गया, जिसका अनुसरण आज भी हम कर रहे हैं। गारशा द तासीन ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी के नाम से जॉर्ज अब्राहम ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास किया। मिश्र बंधुओं ने भी काल विभाजन किया और मिश्र बंधुओं ने हिंदी में लिखे गए इतिहास का काल विभाजन किया, क्योंकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा तो हिंदी का ही इतिहास था, किंतु अंग्रेजी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न, शिल्प की दृष्टि से कौन सा छंद दोहा छंद का विपरीत छंद होता है? रोला, सोरठा, चौपाई या कुंडलिया? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, जिसके पहले दूसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जबकि रोला छंद के पूरे चरण में, पूरी पंक्ति में, एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई के एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, किंतु सोरठा में 4 चरण होते हैं और इसके पहले तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्थात शिल्प की दृष्टि से दोहा छंद का विपरीत छंद सोरठा होगा। और कुंडलिया तो नाम से ही विदित है कि जिस प्रकार सर्प कुंडली मार कर बैठता है तो जहां उसकी पूंछ होती है वहीं वह फन को भी रख लेता है, ठीक इसी भांति कुंडलिया छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर जाकर समाप्त भी होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? आश्चर्य, रति, निर्वेद या उत्साह? आश्चर्य अद्भुत रस का या विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। लेकिन श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पांडित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भाई पांडित्य शब्द में या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब या प्रत्यय किसी भी शब्द में लगाते हैं तो जिस शब्द में लगाते हैं उसका अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। विद्यापति के द्वारा कितने ग्रंथ अभट्ट भाषा में लिखे गए? विद्यापति हिंदी साहित्य में एकमात्र ऐसे रचनाकार हुए जिनकी रचनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि अपभ्रंश के बाद में सीधे हिंदी का विकास नहीं हुआ, बल्कि अपभ्रंश और अभट्ट के मध्य में एक अन्य भाषा भी जनमानस की भाषा रही, जिसे अभट्ट भाषा कहा गया। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथ लिखे, लेकिन अभट्ट भाषा में उनके केवल 2 ग्रंथ कीर्ति लता और कीर्ति पताका मिलते हैं। तो विद्यापति के कुल 14 ग्रंथों में 2 ग्रंथ अभट्ट भाषा में लिखे गए, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक। आजकल आप कहाँ रहते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम का जो सर्वनाम शब्द है वह है आप। आजकल आप कहाँ रहते हैं? मैं है, आप तो है, किंतु यह आप मध्यम पुरुष अर्थात
एक व्यक्ति अपने सामने वाले से पूछ रहा है कि वह कहाँ रहता है, तो यहाँ पर आप शब्द मध्यम पुरुष का परिचायक है, जबकि आज अपनापन कहाँ मिलता है। यदि कहाँ की बात की जाए तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा और यह मेरी पुस्तक है, मैं मेरी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा और यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, अर्थात यह समस्या मैं स्वयं हल कर लूँगा। इस आप में निजता का, स्वयं का बोध हो रहा है, तो इसी वाक्य में निजवाचक सर्वनाम होगा, अर्थात हमारे क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा विकल्प डी। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। पुनः सार्थक शब्दों के चार भेद होते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। हालांकि डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक में उन्होंने सार्थक शब्दों में एकार्थी शब्दों को भी स्थान दिया है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। पंक्ति में कौन सा रस है? हालांकि ये पंक्तियां, उपर्युक्त पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का प्रथम भाग है, जहां भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में बंटवारे का प्रस्ताव लेकर आए हैं, लेकिन जब दुर्योधन नहीं मानता तो वे क्रोध में आते हैं। तो इस सर्ग में प्रधान रस वीर रस है, किंतु अमरत्व और संहार अर्थात दो विरोधी चीज किसमें है? भगवान में है, मुझ में है। तो यह अविश्वसनीय घटना है। तो जहाँ अविश्वसनीय घटना का वर्णन होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में विभाजन की त्रासदी है? राग दरबारी, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी, झूठा सच। राग दरबारी भाईचारावाद अर्थात भ्रष्टाचार के यदि हमारा कोई संबंधी किसी उच्च पद पर है तो वह अपने अयोग्य संबंधी को भी एक पद पर उसको पद दिला सकता है, क्योंकि यह भाईचारावाद भ्रष्टाचार का परिचायक उपन्यास है। कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जबकि शेखर एक जीवनी अज्ञे के द्वारा लिखा गया मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है और झूठा सच विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया यशपाल का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा झूठा सच। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी भाषा की 5 बोलियां हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। तो यहाँ पूछा है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी, क्योंकि यह पूर्वी हिंदी उपभाषा की
बोली है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उपयुक्त उदाहरण है? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह वाक्य नामबोधक क्रिया का उदाहरण है। बच्चे तो खेलते कूदते रहते हैं, अर्थात दो क्रियाएं एक साथ गठित हो रही हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है वह खाना खाकर सो गया, अर्थात कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करने लगा, तब यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जबकि राजपूतों ने लड़ाई लड़ी, यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है। हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। कनफटा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। कनफटा नाथ संप्रदाय में दीक्षित नाथों को कहा जाता है। अर्थात अगर हम विग्रह करें तो कान है जिसके फटे हुए उसे कनफटा कहते हैं, लेकिन इसमें न कानों का महत्व रहा न फटे हुए का महत्व रहा, बल्कि तीसरे पद का महत्व हुआ। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प डी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सम, सन, दोनों या कोई नहीं? तो जो संधि शब्द है वो सम, धन, धे, अर्थात सम का अर्थ है पूर्णता और धे का अर्थ है धारण, यानी सम उपसर्ग में धे प्रत्यय के मेल से हुई है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा विकल्प ए, क्योंकि सम को अनुस्वार से इंगित कर दिया है आधे म को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 26, मेरा मित्र रूठ गया, वाक्य में कौन सा कारक है? यदि मेरा को रेखांकित किया जाता तो हमारा संबंध कारक होता, लेकिन पूरे वाक्य में कारक पूछा है तो मेरा मित्र मुझसे रूठ गया है, वह मुझसे अलग हो गया है, अर्थात वाक्य में अलगाव का बोध है। तो हमारा उत्तर होगा अपादान कारक, विकल्प चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिवाचक अव्यय का उदाहरण है? धीरे धीरे, आजकल, हर तरफ, ज्यादा। रीतिवाचक अव्यय वे अव्यय शब्द होते हैं जिसमें कार्य करने की रीति, ढंग या शैली बताई जाती है। आजकल से समय का बोध होता है, हर तरफ से स्थान का बोध होता है और ज्यादा से क्रिया के परिमाण का बोध होता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्रिया की रीति या ढंग का पता करना है, अर्थात धीरे धीरे। हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से तालव्य शब्द कौन सा है? पापा, चाचा, मामा, बाबा। तो यदि आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो पाएंगे कि पापा, मामा, बाबा बोलते समय होठ आपस में मिल रहे हैं, अर्थात ये ओष्ठव्य वर्ण हैं, लेकिन चाचा बोलते समय होठ नहीं मिल रहे हैं, तो यह तालव्य वर्ण होगा, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसने सफेद कमीज पहनी है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो सफेद शब्द रेखांकित है, अर्थात रंग का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर जो विशेषण होगा वो रंगवाचक या रंग बोधक विशेषण होगा। जब किसी शब्द से स्पर्श अर्थात मुलायम, कठोर आदि का बोध होता है तब वह स्पर्श बोधक होता है, और जब समय का बोध हो तो कालवाचक विशेषण होता है, और जब गुण का बोध हो, अच्छाई बुराई,
तब वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जब किसी स्वर का मेल स्वर से होता है तब वहां कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं? तो जब किसी स्वर का मेल स्वर से होता है तब वहां स्वर संधि होती है, और यदि किसी स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है तब वहां व्यंजन संधि होती है, और यदि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तब वहां विसर्ग संधि होती है। हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? तो भाई 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार न गोविंद मिश्र को मिला, न कैलाश वाजपेयी जी को मिला, न ही काशीनाथ सिंह को मिला, बल्कि 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उदय प्रकाश जी को सम्मानित किया गया। जब किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखा जाता है तब किस चिन्ह का, किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जैसे मैंने लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस और मैं लिख दूं UP पी, अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े शब्द को जब संक्षेप में लिखा तो मैंने संक्षिप्त या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया, अर्थात मैंने लाघव चिन्ह को लगाया। जब कुछ भी लिखते समय कुछ छूट जाए तब वहां हम त्रुटिपूरक चिन्ह लगाते हैं, और अपूर्ण विराम और उपविराम एक ही बात है जिसे हम विसर्ग की भांति लगाते हैं। निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, यमक, उपमा, वक्रोक्ति। अनुप्रास जहां वर्ण की आवृत्ति हो, यमक जहां शब्द की आवृत्ति हो, वक्रोक्ति जहां वक्ता के शब्दों को श्रोता जानबूझ के अन्य अर्थ में ले ले, अर्थात अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति तीनों ही शब्द अलंकार हैं, लेकिन जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है, अर्थात उपमा अलंकार अर्थ अलंकार में आता है, और उपमा अलंकार को सभी अर्थ अलंकारों का आधार अलंकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंक प्रणाली का अंतरराष्ट्रीय होना निर्धारित किया गया? 343, 348, 350 या 120? 343 में जब भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को चुना गया तब ही अंक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय होना घोषित कर दिया गया, जबकि 348 में भारतीय संविधान, संसद और न्यायालय की भाषा की बात कही गई है, और 350 में भाषाई संबंधी विशेष अधिकारी की बात की है, और 120 में सांसद अर्थात संसद में सांसदों की अभिव्यक्ति मातृभाषा में करने की अनुमति का प्रावधान 120 अनुच्छेद में किया गया है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? रामचरितमानस, राष्ट्रीय राजमार्ग, समुदाय या फिर सभी? समुदाय समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग दिया गया है, न कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2, NH7, NH10 इस तरह का बात नहीं कही गई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है? खाना, सोना, हंसना, रोना। तो भाई सोना, हंसना, रोना इन तीनों ही क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर नहीं होगा बल्कि कर्ता पर होगा, लेकिन खाने का प्रभाव अर्थात खाने वाली वस्तु का प्रभाव यदि उसको कोई खाता है
तो कम या समाप्त खाना होगा। तो खाना जो है वो सकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं: आहार्य, कायिक, वाचिक और सात्विक। सात्विक अनुभाव के पुनः 8 भेद हो जाते हैं, जिसमें स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, कंप, रोमांच, अश्रु और वैवर्ण अश्रु और प्रलय आता है। तो स्वरभंग, कंप और प्रलय ये तीनों ही सात्विक अनुभाव हैं। फिर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा वाचिक, क्योंकि वाचिक अनुभाव का भेद है, ना कि सात्विक अनुभाव का। वाचिक अनुभावों के भेद में आता है, जबकि पूछा क्या है? पूछा है सात्विक अनुभाव। तो चलिए आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में 38 प्रश्न ही आप हिंदी के फेस करेंगे। तो ये 38 प्रश्न की ही टेस्ट सीरीज थी। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि सर्प का पर्यायवाची नहीं है। आहे, सांप, हल या फिर सभी। आहे, सांप, भुजंग, फणीधर, सरीसृप सब सर्प के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हल भौरा का पर्यायवाची है। भौरा, भ्रमर, षष्ठपद ये भौरे के पर्यायवाची हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो आज की इस टेस्ट सीरीज में इतना ही। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि प्रांजलि प्रज्ञान के नाम से ही है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। धन्यवाद।